से बात करने वाले हैं ओवेरियन हाइपरप्लास्टिक सिंड्रोम के बारे में। ओवेरियन हाइपरप्लास्टिक सिंड्रोम में क्या है कि तरीके से जो एचएमजी की थेरेपी दे रहे होते हैं आईवीएफ के टाइम पे, उसका एक तरीके कॉम्प्लिकेशन रहता है। उसमें क्या करना होता है, एचएमजी की हमने थेरेपी दी, फॉलिकल ग्रोथ करी, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो फाइनल स्टेज में हमें ओव्यूलेशन कराना होता है, उसके लिए हम एचसीजी और डालते हैं। तो एचसीजी हकीकत में तरीके वो कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर क्रिएट करता है, उसके कारण का फॉलिकल्स का रप्चर होता है और जिसके कारण वेसो एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है वो रिलीज होता है। तो वेसो एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, वो कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ा देता है, जिसके कारण फ्लूइड का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जिसके कारण क्या डेवलप होता है, एसाइटिस डेवलप हो सकता है, हाइड्रोथोरेक्स डेवलप हो सकता है। और उसके अलावा क्या, कि फ्लूइड बाहर निकल गया तो क्या कहते हैं, ब्लड में हीमो कॉन्सेंट्रेशन डेवलप हो जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और उसके अलावा हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है वो डेवलप हो जाएगी। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो प्रेजेंट करके आता है, ये एक तरीके से क्या एब्डोमिनल पेन के संग प्रेजेंट करके आता है। अब टीवी ऐसा फाइंडिंग देखें तो क्या देखने को मिलेगा, एसाइटिस देखने को मिलेगा और मल्टीपल फॉलिकुलर सिस्ट आपको आपको देखने को मिलेगी। इसकी स्टेज रहती है, तो पहली बात है उसमें खाली बात क्या एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल रहा है, डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा है। स्टेज 2 में क्या है कि हकीकत में और ग्रेड 1 के साथ देखने वाले, लेकिन आपको नोजिया वॉमिटिंग भी देखने को मिल रही है अच्छी खासी। और उसके अलावा क्या यूएसजी फाइंडिंग में आपको ओवेरियन अल्लार्ट देखने को मिल रही है 5 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक। और यदि आपको बात करते हैं तो स्टेज 3 में क्या था, यूएसजी में आपको एसाइटिस देखने को मिल रहा है। स्टेज 4 में क्या जाता है, आपको एक तरीके से इसमें रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट, हकीकत में हाइड्रोटोरिक्स वगैरह देखने को मिल रहा है। और ग्रेड 4 में क्या था, हीमो कॉन्सेंट्रेशन वाले सिम्टम है वो देखने को मिल रहा है, रीनफिकेशन गिरगिरीश हो गया, ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। यदि माइल्ड केस 1 और 2 में तो उसमें खाली बस एक तरीके से जो है सिम्टमेटिक में एलेंजेसिक वगैरह देना जरूरी है और कुछ एक तरीके से मॉनिटरिंग करनी जरूरी है। और कहा जाता है पेशेंट को कंसीव नहीं करना है, क्योंकि उससे एचसीजी की मात्रा और बढ़ेगी और ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि फॉलिकल अभी बहुत सारी हैं जो कि हकीकत में रप्चर होने के लिए तैयार बैठी हैं। और उसके अलावा कहते हैं मॉडरेट टू सीवियर कोर्स है तो हकीकत में हमको उसको ध्यान रखना पड़ेगा, फ्लूइड वगैरह जो है उसको रिकन्स्ट्रक्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी डेवलप हो रही है, फ्लूइड वगैरह की मात्रा कम हो गई है, तो इस तरीके से रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ता है। इसके इसी तरीके से 2 टाइप होते हैं। यदि इस तरीके से 9 दिन के अंदर ही डेवलप हो जाए ये एससीजी देने के बाद तो उसे अर्ली वाला कहते हैं। यदि उस 9 दिन के बाद डेवलप हो रहा है तो हकीकत में एससीजी शो के बाद तो उसे लेट कई तरीके से कहते हैं। ज़्यादातर इसके लिए रिस्क किस में रहता है, ज़्यादातर जो इधर यंग फीमेल होती हैं और उसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री होती है, उसके अलावा थिन फीमेल होती है, उसमें ज़्यादा रहता है। ये प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो प्रिवेंट करने के लिए हम एक E2 की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। यदि E2 की मॉनिटरिंग यदि हकीकत में 200 से 2500 से ज़्यादा होगी तो एससीजी का विड्रॉल करेंगे, एचजीसी हम नहीं डालेंगे। उसके अलावा क्या कहते हैं डोपामिन एगोनिस्ट कार्बोगोलिन होती है 0.5 mg डोज, वो हकीकत में फ़ायदेमंद होती है, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को घटा देती है। ये तो इस प्रकार ये शॉर्ट था हमारा ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम के बारे में।